रूस यूक्रेन जंग के बीच आज सबसे अहम दिन है। मॉस्को में मिलेंगे पुतिन और लुकाशेंको। पुतिन के आधिकारिक आवास पर ही ये मुलाकात होने वाली है। देखिए, लुकाशेंको और व्लादिमीर पुतिन के बीच ये मुलाकात होने वाली है। मॉस्को में मुलाकात होगी और इसीलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इस युद्ध के लिहाज से, क्योंकि अगर बेलारूस की बात करें तो बेलारूस लगातार यूक्रेन के खिलाफ छिड़े इस युद्ध में रूस के साथ खड़ा रहा है। आज जो मीटिंग हो रही है पुतिन के साथ लुकाशेंको की, उसमें आखिर क्या तय होगा, क्योंकि आप देखिए कि पोलैंड बॉर्डर जो है यूक्रेन के ठीक पास का बॉर्डर, वहां पर अब लेपर्ड 2 टैंक की तैनाती कर दी गई है। वहां पर यूक्रेन के सैनिक लेपर्ड 2 टैंक चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ऐसे में बेलारूस जो कि यूक्रेन के पास का इलाका है, क्या वहां पर भी युद्ध की कोई नई रणनीति पुतिन बना सकते हैं? क्या बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में होगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रख दें। लुकाशेंको यूक्रेन पर हमले की तैयारी की पूरी रिपोर्ट सबसे पहले पुतिन को दे सकते हैं। इस मुलाकात में क्या बात हो सकती है, इसके बारे में सबसे पहले आपको बता रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इस जंग के बीच पुतिन लुकाशेंको को एक बड़ा आदेश भी दे सकते हैं। क्या होगा वो आदेश? आगे बढ़ते हैं। आगे ये जानकारी है कि बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने है। साथ ही बाइडेन के पोलैंड दौरे से पहले पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात पर सबकी नजर है। बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है ये पूरा मीटिंग और ये बैठक, जिसमें पुतिन और लुकाशेंको के बीच कई अहम बातचीत होने वाली है युद्ध को देखते हुए। एक और अहम खबर है, पुतिन से मुलाकात से पहले लुकाशेंको ने एक बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन ने अटैक किया तो ताबड़तोड़ जवाब देंगे। बेलारूस की सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तो लुकाशेंको का बयान ये बताता है कि आगे और ज्यादा भीषण घमासान हम देख सकते हैं। कई सवाल भी उठ रहे हैं, इसके बारे में आपको बता देते हैं कि आखिर लुकाशेंको ने क्या कहा है। उनसे सवाल जो पूछा गया उसका जवाब उन्होंने क्या दिया। सबसे पहले जो सवाल लुकाशेंको से पूछा गया वो ये था कि यूक्रेन को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, जिसके जवाब में लुकाशेंको कहते हैं यूक्रेन ने बेलारूस पर हमला किया तो जबरदस्त पलटवार करेंगे। इस बात की आशंका लगातार बेलारूस को बनी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन का हमला बेलारूस में भी हो। एक और सवाल यह हुआ कि यूक्रेन को लेकर जब पूछा गया कि आखिर क्या रणनीति तैयार की जा रही है, तो उसमें अगला जवाब आता है यूक्रेनी हमले में बेलारूस के नागरिक की मौत हुई तो युद्ध में रूस का हम साथ देंगे। एक और जवाब दिया गया इसी सवाल के ऊपर कि यूक्रेनी सैनिक बेलारूस में घुसे तो विध्वंसक हमले शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर के जवाब में यही समझ आया है कि बेलारूस यूक्रेन पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है अगर यूक्रेन ने बेलारूस को छेड़ा तो। सवाल दूसरा ये था सामने लुकाशेंको के कि पश्चिमी देशों के रुख पर आखिर आप क्या कहेंगे। पश्चिमी देश जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं उस पर क्या राय है लुकाशेंको की। वो जवाब देते हैं पश्चिमी देश मिलकर युद्ध को भड़काने का काम कर रहे हैं। बार बार ये रूस की तरफ से भी कहा जा रहा है पश्चिमी देशों को लेकर के। आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा ही रुख रहा तो न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। एक और सवाल पूछा गया बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से कि युद्ध विराम को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या युद्ध विराम होना चाहिए। इसका जवाब वो देते हैं कि बेलारूस शांति वार्ता में मदद कर सकता है, यानी यूक्रेन और रूस को एक मंच बेलारूस दे सकता है बातचीत करने के लिए। आगे वो ये भी कहते हैं कि बाइडेन के पोलैंड दौरे के दौरान शांति वार्ता का सबसे अच्छा वक्त है, क्योंकि पोलैंड पहुंचने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। और लुकाशेंको ये कहते हैं कि ये सबसे उचित समय है पीस टॉक के लिए। एक और सवाल उनसे पूछा गया कि युद्ध विराम को लेकर आखिर क्या सोच बेलारूस की ओर से रखी जा रही है। तो लुकाशेंको का जवाब ये आया, मैं ये चाहता हूं कि बाइडेन बेलारूस आए और रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम पर बात करे, यानी कि पीस टॉक में रूस और यूक्रेन की अमेरिका मदद करे। लुकाशेंको की ओर से ये कहा गया। कई ऐसे सवाल पूछे गए जिसमें आगे लुकाशेंको ने जवाब दिया जो बाइडेन के पोलैंड दौरे को लेकर, जिसमें वो कहते हैं कि बाइडेन अगर आते हैं तो पुतिन को बेलारूस आने के लिए मैं राजी कर लूंगा। ये बहुत बड़ी बात कही गई है बेलारूस की ओर से, लुकाशेंको की ओर से। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं और भी खास मेहमान हमारे साथ हैं। शुरुआत चतुर्वेदी सर आपसे ही करना चाहूंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो लुकाशेंको के जवाब में सामने आई है वो ये है कि अगर पोलैंड पहुंचते हैं जो बाइडेन, ये सबसे उचित समय है पीस टॉक के लिए, युद्ध विराम के लिए। यानी जो बाइडेन अगर चाहें तो मैं भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करूंगा, यूक्रेन और रूस की बात कराई जाए ताकि युद्ध को रोका जा सके।
क्या संकेत आपको दिख रहे हैं इस बयान के बाद? आपने जो कहा उसका बहुत महत्व है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही संकेत बेलारूस की तरफ से दिया गया है। मैं हमेशा मेरा विचार है पिछले कुछ दिनों से कि आज के समय में जो स्थिति है उसको अगर आप एप्रिशिएट करें तो अब लड़ाई को बंद करना बाइडेन के हाथ में है। और बातचीत की संभावनाएं खुली हैं, आपको लगता है? बहुत खुली हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि बाइडेन इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। वो रूस को एंगेज रखना चाहते हैं, अपने वेपन्स को बेचना चाहते हैं और जितने भी वेपन्स नए बन रहे हैं उनका ट्रायल्स करना चाहते हैं। ये एक उनका मकसद है, लेकिन रूस की तरफ से मैं समझता हूँ वो तैयार है और वो एक अच्छा पॉजिटिव माहौल में नेगोशिएशन करने को तैयार है। खार्किव में रूस का ताबड़तोड़ हमला। जी हां, वोवोचेन्स्का और कोपियांस्क में यूक्रेन को भारी नुकसान। पूरे इलाके में बज रहे एयर रेड सायरन। लगातार रूस की तरफ से इन इलाकों में हमला किया जा रहा है। रविंद्र सचदेव सर, क्या इंटेंसिटी ये बढ़ेगी? 24 तारीख आने से पहले ही हम कुछ बहुत बड़ा विनाश विध्वंस देख सकते हैं? देखिए, पॉसिबिलिटी आप जो कह रहे थे या प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है इस समय आसमान गायब हो जाए, हम खत्म हो जाए। पॉसिबल तो हर चीज होती है, प्रोबेबिलिटी की बात है क्या चांस है। तो चांसेस अभी दिख रहे हैं, डेफिनेटली ये वॉर ज़्यादा भीषण होती जाएगी। 24 तक कोई ग्राउंड ब्रेकिंग हो या ना हो कह नहीं सकते, पर कभी ना कभी आने वाले शीघ्र समय में रशिया को कुछ एक बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। अब वो रशिया क्या गेम खेलेगा? एक चीज जो कही जा रही है कि इतना आगे तक पुतिन कभी आए नहीं थे, तो बिना लिए वापस भी नहीं जाएंगे। मतलब नेटो के खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ एग्रेसिव होते हुए इतना आगे तक, वॉर में इतना आगे तक कभी हिस्टोरिकली रशिया बढ़ा नहीं। ओ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वही तो प्रॉब्लम है सबके लिए, अमेरिका के लिए भी, रशिया के लिए भी, कि एंड गेम क्या होगा। पुतिन वापस वो जा नहीं सकते, पुतिन ऐसे रह नहीं सकते, तो यही चलता रहेगा। ये तो वो हो जाएगा जैसे चल भी नहीं सकता, चलता रहेगा, लेकिन ये फंसे रहेंगे। अभी जो इन्फॉर्मेशन बेलारूस को लेकर मैंने दी थी, उसके ऊपर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। क्या बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और पुतिन की मुलाकात जो बाइडेन के पोलैंड पहुंचने और ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने को लेकर के ही हो रही है? एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी जो कि काट होगा अमेरिका और यूक्रेन की स्ट्रैटेजी का? देखिए, आपने एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया था कि जो लुकाशेंको ने जो एक तरह से ऑफर किया है डिप्लोमेसी का, कि यदि बाइडेन आते हैं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम पुतिन को कॉल करके मना सकते हैं। तो एक तरह से दुनिया के सामने दिखाने का प्रयास है कि देखो, डिप्लोमेसी जो हमेशा बात कहता है, रिटर्न टू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, तो उस फ्रंट में एक तरह से सॉफ्ट पावर है ये पूरी तरह से लुकाशेंको का, कि रशिया एग्रेशन मोड में नहीं है, रशिया अभी रिजल्ट मोड में है। और रिजल्ट मोड में यदि यूएस सामने नहीं आता है, तो जैसे हमारे सर भी कह रहे थे कि निश्चित तौर पर अमेरिका नहीं चाहता है कि वो रिजल्ट दे। इसलिए मैं कहता हूं कि डिफेंसिव साइलेंट मोड चाहता है कि यूक्रेन एक साइलेंट मोड में रहे और डिफेंसिव भी रहे, ताकि रशिया का इंपेरियलिज्म है जो पुतिन का, जो पुतिन। एक दूसरा सवाल है, यदि पुतिन ये युद्ध जीतते हैं तो ये पूरी की पूरा का वेस्टर्न जो यूरोप है उसके अपने आप में एक खतरा है कि कहीं इंपेरियलिज्म आगे न बढ़ जाए। फिनलैंड, पोलैंड, उनको अलग डर है कि कहीं ना कहीं ये हमारे तरफ न बढ़ जाए। तो इसीलिए आप यही कमजोर कर दो रशिया को और इसको धीरे धीरे चलने दो, ग्रेजुअली इसको अपनी ताकत उस संकेत के जरिए देता है जब बार बार वो पश्चिम को उसका इतिहास याद दिलाता है और अपनी ताकत को दर्शाता है। लेकिन मॉस्को का जो रवैया है उससे अब वागनर चीफ आग बबूला हो गए। अगली बड़ी खबर, जहां येवगेनी के रशियन ब्यूरोक्रेसी को राक्षसी बताया, वागनर चीफ प्रोक्सिन ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बखमुत में कब्जे में देरी का ठीकरा भी मॉस्को पर फोड़ दिया है। हालांकि ये वागनर चीफ प्रोक्सिन की बयानबाजी जिस समय में आ रही है वो बार बार इस बात के संकेत दे रही है कि अब ठन चुकी है पुतिन और प्रोक्सिन के बीच। इस बीच रशिया कि जिस तरीके से सैनिक हैं वो भी बार बार इस बात का विरोध जताते आ रहे हैं कि प्रोक्सिन युद्ध के इस हालात में बैटलफील्ड पर अपने आदेश थोपने लगे हैं। स्ट्रैटेजीज बैटल ग्राउंड पर अगर वागनर ग्रुप बदलते जा रहे हैं तो क्या अब ठन चुकी है? हालांकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस तरीके से एक बड़े सहयोग के साथ हमेशा वागनर ग्रुप रशिया के साथ खड़ा है, लेकिन आज के इस हालात में वागनर चीफ येवगेनी प्रोक्सिन ने कई हैरान करने वाली बातें कह दी हैं। क्या संकेत देती हैं ये बातें? चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने कि अब ताजा बयान में क्या कहा गया है। हमने जो सैन्य बढ़त बनाई थी ना, वही अब धीमी पड़ रही
रही है, ये कहा गया है प्रोक्सिन की तरफ से। बखमुट पर कब्जे के लिए सभी सप्लाई रूट को भी अब काटना जरूरी हो चुका है और ये बेहद खास टास्क है जहां मार्च और अप्रैल तक हमें यह हासिल करना होगा। लेकिन जैसी प्रगति हम चाहते हैं वैसी संभव नहीं हो पा रही है। हमें नए साल अब और ज्यादा प्रगति करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसकी शुरुआत से पहले बखमुट पर कब्जा करना होगा। अब राक्षसी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की वजह से ऐसा नहीं हो सका है। किसे कह रहे हैं ये? चर्चा करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, जहां ये जानिए कि किस तरीके से वैगनर चीफ के मॉस्को विरोधी सुर में भी बेहद अब तल्खी नजर आ रही है। इसलिए समझिए प्रोक्सिन का ये बयान क्या वाकई अब कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या पुतिन की किलिंग मशीन का अपने बॉस से भरोसा उठ चुका है? पहला बड़ा सवाल। रूस सैन्य ब्यूरोक्रेसी को राक्षसी बताकर येवगनी क्या संदेश देना चाहते हैं? और पहले भी रूसी सेना पर आरोप लगा चुके वैगनर चीफ क्या पुतिन को अब अधर में छोड़ देंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि युद्ध खींचने से ही पुतिन के लिए लड़ रही वैगनर आर्मी का मनोबल क्या अब टूटता नजर आ रहा है? चतुर्वेदी सर, इंफॉर्मेशन वॉल पर आने से पहले मैंने एक छोटी सी लाइन कही थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इतिहास ऐसा है कि दोनों का सहयोग सब पर भारी पड़ा है। आज के इस हालात में प्रोक्सिन की ये बयानबाजी क्या पुतिन पर भारी पड़ सकती है? सुरभि, ये जो पूरा माहौल देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है और ये दिखाना चाहते हैं कि रशियन मिलिट्री में मतभेद हैं, मनभेद हैं, आपस में इंटीग्रेशन नहीं है और लीडरशिप से भी उनका है। वैगनर ग्रुप एक अलग तरह का एक ग्रुप है और एक प्रोफेशनल भी है फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। मैं नहीं समझता कि इस तरह के कुछ थोड़े बहुत मतभेद मनभेद तो किसी भी लड़ाई में आते हैं, लेकिन इतना सीरियस ये नहीं है। मिलिट्री जो लीडरशिप के पुतिन के अंडर लड़ रही है वो बिल्कुल पुतिन कंट्रोल में है और पुतिन आज के दिन मैं समझता हूँ एक स्ट्रांग लीडर बन के पूरे विश्व में उभरेंगे। ठीक है, लेकिन बार बार अगर वैगनर चीफ से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है पुतिन के साथ वैगनर चीफ की? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हो ना हो वैगनर चीफ फ्रस्ट्रेटेड है इस वॉर में, जिस तरीके से कामयाबी नहीं मिल पा रही है यूक्रेन के खिलाफ। एक और अहम खबर है, सुमी में रूस का भीषण हमला हुआ है। 7 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रूस ने बॉम्ब बरसाए। रूसी हमले में कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। कैप्टन श्याम, बार बार सुमी को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं सुमी को एक बार फिर से रूस के टारगेटेड अटैक को क्यों झेलना पड़ रहा है? क्या अब सुमी पर भी पूरी तरीके से कब्जा कर लेना रूस का एक प्रायोरिटी लिस्ट में आ चुका है? पहले मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जो वैगनर ग्रुप की बात हो रही थी, देखिए वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं वो एक मिलिट्री लीडर नहीं है, वो एक मर्सनरी के कमांडर हैं। प्रोफेशनल आर्मी बनाई है उन्होंने। दूसरी बात, इस चारों रीजन्स में मार्शल लॉ लगाया गया था कमांड कंट्रोल को, कोऑर्डिनेशन को ठीक करने के लिए। तीसरी बात, काफ़ी मृत्यु हुई है जूनियर कमांडर्स की और न्यूली ट्रेंड जो जवान हैं ये वहाँ पे हैं। तो अभी ये ट्रांजिट पीरियड है रशिया का जिसमें सेटलिंग हो रही है। इस तरह से बातें इसलिए हो रही है कि जो चाहते हैं मर्सनरी करना इमीडिएटली, वो रशिया की लीडरशिप नहीं चाहती, वो टाइम से करना चाहती है। इसलिए ग्राउंड अटैक्स 100 से कॉम्बैट यूनिट से ज़्यादा नहीं कर रहे और एरियल अटैक कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां भी आप नए फ्लैंक्स देख रहे हो, चाहे वो खेरसान हो या खार्किव हो या बाखमुत की लड़ाई हो या फिर नर्दर्न अटैक हो या बेलारूस की रेडनेस, सुमी पे देखिए अटैक इसलिए जरूरी है कि स्ट्रेटेजिकली ये एरिया इंपॉर्टेंट है। ये चाहते हैं डोनबास का पूरा कंप्लीट एरिया कवर करना और सदर्न फ्लैग से सी से अटैक करके पूरी तरह से रिगेन करना, वेट करना। और स्प्रिंग के साथ साथ वैगनर चीफ ने कहा है कि बाखमुत पे मैं 2 महीने में हम लोग गेन कर लेंगे, मार्च और अप्रैल में हम करीब करीब इसकी पकड़ बना लेंगे। तो इसके साथ ही ये फ्लैंक्स अटैक भी जरूरी है। लेकिन सर वैगनर ग्रुप के चीफ ने ये बात भी बोली थी कि ये वॉर इमीडिएटली अब खत्म नहीं होने वाला, इसमें समय लगेगा। ये भी उन्होंने एडमिट किया था। हो सकता है वो फ्रस्ट्रेशन इसी वजह से हो और ये चीजें सामने आ रही हैं। और देखिए इस बीच सबसे बड़ी चुनौती है पश्चिम देशों की कि यूक्रेन को कैसे मदद करे कि वो इस लड़ाई में रूस के ऊपर दबदबा बनाए रखे। फ्रांस से जुड़ी खबर आ रही है, फ्रांस ने यूक्रेन को बड़ी मदद भेजी है। MX-10 RC व्हीकल भेजा है यूक्रेन। जल्द यूक्रेन को एक और खेप भेजेगा फ्रांस। हो फ्रांस की तरफ से भी मदद। और देखिए यूरोपीय देशों की एक पूरी लिस्ट आई है, उस लिस्ट में भी ये बताया गया है कि कौन सा देश कितनी मदद कर रहा है, किसको। सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे और आप, मैं ये भी इस पे चाहता हूं आपका रिएक्शन कि जो ये मदद चल रही है, हम एक लिस्ट भी देख रहे हैं
कि भाई कौन सा देश टॉप पे है। जर्मनी थोड़ा नीचे नजर आ रहा है, फ्रांस अमेरिका जैसे देश थोड़े ऊपर नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो मदद है ये लिमिटेड रहेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं वैगनर ग्रुप का फ्रस्ट्रेशन, पुतिन का डिप्लॉयमेंट, हेवी डिप्लॉयमेंट, इन सबको देखते हुए ये जो मदद है यूक्रेन को, ये कितनी जल्दी और कितनी बढ़ सकती है? ये डिफेंस के आर्मामेंट्स की मदद तो भयंकर बढ़ती रहेगी। ये तो नलका खोल दिया इन्होंने, टैप भयंकर, जितना दे सकेंगे देंगे और कर रहे हैं। तो ये बढ़ती रहेगी मिलिट्री। यूरोप को प्रॉब्लम ये होगी इकोनॉमी की। देखिए इतने सारे यूक्रेनियन रिफ्यूजीज वहाँ बैठे हैं, ये है वो है एटसेट्रा, ऑयल और गैस की कीमतें बढ़ गई, तो यूरोप की इकोनॉमी स्ट्रेच हो रही है। विदाउट डाउट वो उसको डाउन साइड जा रहा है और आने वाले साल भर में कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। बैक टू वैगनर। देखिए वैगनर ग्रुप सब कह चुके, पर एक बात और है, वैगनर का जो चीफ है ना, इसकी बैटल आपस में चल रही है, कंपटीशन डिफेंस मिनिस्टर शुगो के साथ। और ये इसने केवल अभी नहीं कहा है, और ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये असली वीडियोस हैं। न्यू ईयर ईव को इसने कहा था अपने सोल्जर्स की गैदरिंग में कि रशिया के हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए तो शैंपेन पी रहे हैं, हम यहाँ लड़ रहे हैं। और उसमें ट्रूथ है, रशियन ब्यूरोक्रेसी और करप्शन ने ही रशिया को वॉर हरवाई है। ट्रेनिंग करी नहीं है, सारा पैसा करप्शन में चला गया जनरल्स का। तो वो जो बात कही तो सही कह, रिजर्व आर्मी नहीं ली, बल्कि यहाँ पर हायर कर लिया गया एक एजेंसी के लड़ाकों को, ये कहते हुए कि खूंखार है और बैटलफील्ड पर नतीजा देंगे। शो क्विक वन लास्ट थिंग। सो इसका कॉम्बिनेशन शुगो से, तो अभी पुतिन को ये थ्रेट नहीं है, बट ये अटकलें लगाई जा रही है कि पुतिन की लीडरशिप अगर वीक रही तो जो ज्यादा हार्डलाइनर्स हैं वो इसके पीछे खड़े हो जाएंगे और पुतिन को डिस्कू करवा के मरवा देंगे। ट्रू सर। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां यूएस रक्षा विभाग के पूर्व सलाहकार के बयान से सनसनी फैल गई है। जंग के बीच कर्नल डगलस का ये बड़ा दावा, जहां 30 महीने जंग का प्लान तैयार कर रहा है रूस। 30 महीने की प्लानिंग को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या ये संभव हो पाएगा? समीर, इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है, किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि 30 महीने की रूस की ये प्लानिंग है? बिल्कुल 30 महीने की प्लानिंग का जो जिक्र हो रहा है, इसकी एक एक डिटेल अब हम आपको बता दें। रूस तैयार है, आगे वर्ल्ड वॉर है, ये क्यों कहा जा रहा है? मॉस्को के सूत्रों के हवाले से कर्नल डगलस का ये बड़ा दावा सामने आया है, जिसने हलचल मचाकर रख दी है। नाटो यूएस के खिलाफ 30 महीने के युद्ध की तैयारी कर रहा है रूस। रूस की बड़ी तैयारी का खुलासा, रूस की फैक्ट्रियों में 24 घंटे हो रहा है घातक हथियारों का उत्पादन। खुद को खराब से खराब हालात के लिए तैयार करता हुआ रशिया नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी रूस की तैयारियों के मद्देनजर सामने आ रही है। ये जंग लंबी खिंचने वाली है, आने वाले वक्त में और ज्यादा विध्वंसक होने वाली है। अब ये पुख्ता तौर पर सामने आ रहा है। वहीं लुहांस्क में आर पार की तैयारी में है रशिया। यूक्रेन का दावा, 10,000 रूसी सैनिक लुहांस्क पहुंच गए। किसी भी वक्त यहां बड़ा हमला शुरू कर सकता है रूस। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भीषण जंग के बीच अमेरिकी जनरल ने किया एक बड़ा दावा, जंग में किसी की जीत नहीं होगी। मार्क मिले ने यह कहा है, बातचीत से ही हो सकता है युद्ध विराम। मार्क मिले कहते हैं कि बातचीत के जरिए ही युद्ध खत्म हो सकता है, उससे पहले युद्ध खत्म होने की संभावना नहीं नजर आती है। चीन के स्पाई बलून को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अपने पहले के दावे से पलट गया है अमेरिका। बलून को लेकर बाइडेन का बड़ा बयान, मार गिराया गया यूएफओ स्पाई बलून नहीं था, यह कहा गया है जो बाइडेन की तरफ से। तो बाइडेन के इस बयान ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है, चीन को एक तरीके से क्लीन चिट दी है। मार गिराए गए तीनों बलून में कोई भी स्पाई बलून नहीं था, और यह बात चीन भी कह रहा था। जिनपिंग से बातचीत करने के लिए तैयार, यह बाइडेन ने कहा है। चीन के बलून मार गिराए, लेकिन इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। यूएफओ से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है अमेरिका। अगर अमेरिका पर किसी चीज से खतरा तो उसे मार गिराएंगे, यह कहा है बाइडेन ने। तो बाइडेन का जो बयान है वो कई तरीके के सवाल उठा रहा है, अमेरिका को लेकर सवाल उठा रहा है कि पहले अमेरिका जो कि चीन के इस स्पाई बलून को लेकर के कई तरीके के सवाल चीन पर उठा रहा था, और यहां तक हुआ था कि
विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपना चीन का जो विजिट है दौरा वो कैंसिल कर दिया था। अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि ड्रैगन के स्पाई बलून पर अपने बयान से पलट गए हैं जो बाइडेन? क्या पकड़ा है अमेरिका और चीन के बीच में? क्योंकि इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से भी यह कहा गया था कि स्पाई बलून को लेकर जो कार्रवाई की गई है अमेरिका के आसमान में, उस बलून को मार गिराया गया है, उसका जवाब दिया जाएगा चीन की ओर से। क्या बाइडेन के बयान ने अपने ही जांच अधिकारियों पर सवाल उठा दिए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि जो बाइडेन के बयान के बाद सामने आ रहा है। सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम पॉइंट वाइज बता रहे हैं। बाइडेन के बयान ने अपने ही जांच अधिकारियों पर सवाल उठा दिया है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ने चीन को अब क्लीन चिट दे दी है? क्या चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा था इससे पहले अमेरिका? तो आखिर क्यों अमेरिका चीन के बलून को लेकर अपने बयान पर मुकर गया? त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि जो बाइडेन अब अपने बयानों के जरिए कहीं ना कहीं चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं उसके स्पाई बलून को लेकर, जिसको लेकर काफी अग्रेसिव स्टेटमेंट इससे पहले अमेरिका की ओर से आ रहा था? देखिए, बाइडेन की जो क्रेडिबिलिटी है अमेरिकन विदेश नीति के इतिहास में, वो इससे नीचे किसी भी राष्ट्रपति की नहीं रही है। जो शख्स कुछ दिन पहले ये कह रहा था कि हम आपको चैलेंज कर रहे हैं और हमने मार गिराया, आज वही शख्स कह रहे हैं कि देखिए ये तो अपोलोजाइज नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे कॉम्पिटिटर हैं और राइवल्स नहीं हैं, कन्फ्लिक्ट नहीं। ये स्टेटमेंट को समझिए। ये स्टेटमेंट का जो पर्सपेक्टिव ये है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना रशिया को फुल फ्लेश सपोर्ट दे। उसको दो ही दुनिया की ताकतें हैं जो रशिया को आज स्टैंड किए, एक हिंदुस्तान और दूसरा चाइना। चाइना का जो सपोर्ट है वो दूसरी तरीके का है, हिंदुस्तान तो अपना एक अलग हमारा डिफेंस है। तो उसको लगता है कि यदि हम चाइना को पुश ना करें रशिया के क्लोज में, तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयानबाजी से हम शायद टेंशन को ईज नहीं। लेकिन जिस अंदाज में चीनी बलून ने अमेरिका के एयर स्पेस का वायलेशन किया, एंट्री मारी, उसको लेकर शक तो ये था ही कि ये स्पाई बलून हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि मलबा मिला, मलबे की जांच हुई, उसमें तथ्य सामने आ गए, तो फिर उससे नकारा तो नहीं जा सकता ना। नहीं, आपकी बात ये तो है नहीं कि कह देंगे कि नहीं स्पाई बलून ही था। नहीं, तो आपको उस तरह के स्टेटमेंट पहले नहीं देना चाहिए था। हाँ। आप उसकी जांच एटलीस्ट वेट करना चाहिए, जांच तक आने का। आपको लगता है रविंद्र सर, इस पर जो हम चर्चा कर रहे थे वो इन्फॉर्मेशन जानी बहुत जरूरी है कि ऐसे ना जाने कितने बलून्स होते हैं। अभी भी जांच को लेकर अगर बात की जा रही है तो क्या बाइडेन ने लेकिन अपने अधिकारियों पर सवाल नहीं उठाया? बिल्कुल नहीं। इफ यू परमिट मी विद ऑल ड्यू दिस थिंग ह्यूमिलिएशन, हम्बलनेस, आई वुड से कि ये आप गलत स्टोरी कन्वे कर रहे हैं। Okay. अमेरिका में 4 बलून्स आए थे। पहला एक आया था जो शूट डाउन हुआ था, जो साउथ कैरोलिना में गिरा था, राइट? Exactly. उसमें चाइनीज सेंसर्स थे और वो हो सकता है डेफिनेटली चाइनीज स्पाई बलून हो। उसके बाद जो बाकी 3 थे, अमेरिका ने भी शुरू से कभी नहीं कहा ये चाइनीज है। Okay. उन्होंने कहा हमने मारे, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। असलियत क्या है जो हो सकता है, हर साल अमेरिका की वेदर सर्विस 60,000 से ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड, जो कि 60,000 फुट से लेकर के 1.5 लाख फुट तक ऊपर उड़ते हैं जी। 6 महीने उड़े, साल भर, उसके बाद क्या हुआ, हवा फुस हो गई, टहल रहे हैं। नासा 2000 हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स फ्लोट करता है, स्पेसएक्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए, रिसर्च के लिए। तो ये बहुत सारे बलून्स हैं जो 60,000 फुट के ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब इस बीच देखना यह भी है कि बलून को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बयान में क्या कहा है। अगली बड़ी खबर यही है, बलून को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बड़ा बयान दिया है, कहते हुए कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए अमेरिका ने प्रोपेगेंडा फैला दिया है और हालात खराब करने वाले कोई कदम नहीं उठाए अमेरिका। चीन की तरफ से यह बयान दिया गया। और अगली बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में चीन अमेरिका आमने सामने आ गए। अमेरिकी वॉरशिप को लेकर चीन का बड़ा दावा क्या है, देखिए। चीन और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आमने सामने आ गया, दोनों देशों के बीच इसके बाद भीषण तनाव महसूस किया जा रहा है। तो साउथ चाइना सी, चीन अमेरिका आमने सामने यहां आ गए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग के सामने आ गया। चेतावनी के बाद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यहां से वापस लौटा। चीन और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के बीच क्लोज एनकाउंटर हुआ है। चीन के वॉरशिप ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को खदेड़ा। अमेरिका चीन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी साउथ चाइना सी में दबदबे को लेकर जो जंग चल रही है, उसके मद्देनजर अगर इस पूरी घटना को हम देखें तो चीन वर्सेस अमेरिका का ये तनाव, ये टेंशन किस मकाम पर पहुंचता हुआ देख रहे हैं आप? नेवल बैटल्स की जहाँ तक बात करते हैं हम, तो
ओपन सी में सभी का अधिकार है। जहां पर जब हम हाई सी की बात करते हैं तो लीगली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे कॉन्फ्लिक्ट है साउथ चाइना सी में, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिन पे चीन अपने वर्चस्व दिखाना चाहता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का पास आना मुझे नहीं लगता कि ये बहुत इतनी क्लोज आए होंगे, क्योंकि पहले तो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी नया है, और दूसरी बात एयरक्राफ्ट कैरियर की टीथ जो होती है वो एयरक्राफ्ट होते हैं, तो जब वो मूव करते हैं तो उनके एयरक्राफ्ट पहले सर्वेलेंस करते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं, और ये खदेड़ना जैसे वर्ड शायद ये जमीन पे लागू हो सकता है, समुद्र में खदेड़ एयरक्राफ्ट कैरियर को तो खदेड़ना मुश्किल है, उसके साथ पूरी फ्लीट चलती है, तो ये एक्सट्रीमिसेस में होंगे, एक एरिया में ऑपरेट करने लगे होंगे। और एक्चुअली देखिए जब एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करता है तो नोटिस टू मैरिनर्स होती है, एक्सरसाइजेस होती है, इंटीमेशन होती है। साउथ चाइना सी में खैर कई बार हमने देखा है ऐसे क्लोज एनकाउंटर्स होते रहे दोनों देशों के। और देखिए अमेरिका से तनाव के बीच चीन का बड़ा कदम, यूरोपीय देशों से करीबी बढ़ाने में जुटा है चीन। यूरोप दौरे पर निकले चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग यी, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से हुई वांग यी की मुलाकात। तो यूरोप में भी एक तरीके से कोशिश जारी है चीन की, कम से कम ये संकेत तो यही दिखाई दे रहे। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि इस बीच यूरोप में ये गतिविधियां चीन की क्या बता रही हैं, जबकि पूरा यूरोप इस वक्त रूस और यूक्रेन की युद्ध में उलझा हुआ है। और सबसे बड़ी उनकी समस्या है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, इसको भी फिक्स करना, आइडेंटिफाई करना आज की ग्लोबल डिप्लोमेसी में इंपॉर्टेंट हो गया है। सारे यूरोपीय देश ये देख रहे हैं कौन रूस के साथ है, कौन खिलाफ, और चीन तो रूस के साथ है। फिर इसका मतलब क्या है इस दौरे का? अमेरिका से तनाव के बीच यूरोपीय देशों के से करीबी बढ़ाने में जुटा हुआ है चीन। कम से कम इस यात्रा से यही समझ में आ रहा है। इटली, हंगरी और जर्मनी का भी दौरा करेंगे चीन के पूर्व विदेश मंत्री, और ये दौरे जो है अपने आप में कई सारे समझौतों के लिए भी क्या महत्वपूर्ण होंगे, ये सवाल जरूर है। पैसिफिक में तनाव के बीच वांग यी का यूरोप दौरा बहुत अहम है। यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चीन का जोर, वांग यी ने कहा है। जो बायलैटरल रिलेशंस है उनको और ज्यादा मजबूत करना है इन देशों के साथ, यूरोप के साथ रणनीतिक और आपसी विश्वास बढ़ाएंगे, वांग यी ने यह बयान दिया है। तो ये यात्राएं, ये बयान, और दूसरी तरफ रूस के साथ यूरोप के खिलाफ खड़ा होना, चीन की ये ड्यूल पॉलिसी क्या कहती है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।